नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। चलिए शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों की। गणतंत्र दिवस को लेकर के बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। कश्मीर में पुलिस और सुरक्षा बलों ने सीमा से लगते इलाकों में की खोजबीन। आपको बताएं कि एक महीने में 2 बार बॉर्डर पर गुप्त सुरंग मिली है, जिनसे सीमा पार से घुसपैठ की आशंका है और इसके चलते पुलिस और सुरक्षा बलों ने बॉर्डर पर सर्च ऑपरेशन चलाया है। छब्बीस जनवरी को दिल्ली में होने वाली किसानों की ट्रैक्टर परेड के लिए दिल्ली पुलिस ने रूट तय किया है। सिंघू बॉर्डर से करीब 65 किलोमीटर का रूट तय किया गया है। गाजीपुर बॉर्डर से 46 किलोमीटर का रूट, तो वहीं गड़बड़ी के लिए पाक से 300 ट्विटर हैंडल भी बनाए गए हैं। दिल्ली पुलिस की माने तो रूट पर सुरक्षित तरीके से रैली होगी। हरियाणा यूपी पुलिस से बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को ही किसानों को दिल्ली में एंट्री दी जाएगी। साथ ही दिल्ली पुलिस की ओर से किसानों से अपील की गई है कि वो कानून का पालन करें। दिल्ली पुलिस के लिए ये एक चैलेंजिंग टास्क जैसा है। 26 जनवरी को दोपहर 12 बजे से हजारों ट्रैक्टर के साथ किसान दिल्ली की सड़क पर परेड करेंगे। दिल्ली पुलिस के साथ बैठक के बाद किसान नेता ने कहा कि बॉर्डर से बैरिकेडिंग हटाने का आश्वासन मिला है। गणतंत्र दिवस पर गरजने के लिए पंजाब हरियाणा से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं और टीटी बॉर्डर पर 2.5 लाख ट्रैक्टर पहुंचने का दावा किया जा रहा है। हरियाणा के हर जिले से हजारों की संख्या में ट्रैक्टर निकले हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर योगेश प्रताप सिंह का आरोप है कि उत्तर प्रदेश में किसानों को दिल्ली नहीं पहुंचने दिया जा रहा है, उनको उनके जिले में ही नजरबंद किया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि सरकार अगर किसानों को यहां तक नहीं आने देगी तो किसान उत्तर प्रदेश की सड़कों पर उतरेंगे और सड़कों पर ही धरना प्रदर्शन करेंगे। जिला बॉर्डर पर बैठे किसान दिल्ली के आने जाने वाले दोनों रास्तों को बंद कर देंगे। जींद के नरवाना से एक महिला ने अपने 2 बच्चों के कंधों पर हल रख करके पैदल दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, जिसके बाद दोनों युवकों ने कहा कि जब तक तीनों बिल वापस नहीं लिए जाते तब तक वो घर वापस नहीं आएंगे। सुमित्रा देवी ने बताया कि जैसे वो हरिद्वार से कावड़ लेकर के आते हैं, उसी तरह ये हल भी उनके लिए पवित्र है और किसानों का प्रतीक है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। सुमित्रा देवी ने अपने दोनों बच्चों को आशीर्वाद देकर घर से दिल्ली के लिए रवाना किया और कहा कि अब जीतकर ही वापस आना। जिसके बाद उनके दोनों बेटों ने जीत का भरोसा दिलाया और दिल्ली के लिए रवाना हो गए। कुरुक्षेत्र के किसानों ने अपने ट्रैक्टर को फूलों से सजाया और ट्रैक्टर्स को दिल्ली की ओर रवाना करते हुए वक्त उनकी आरती भी उतारी गई। इस मौके पर कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा मौजूद रहे। अशोक अरोड़ा ने कहा कि काफी दिनों से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। पूरे देश में आंदोलन चला हुआ है, सरकार को किसानों की बात मान लेनी चाहिए। सरकार का ये रवैया ठीक नहीं। पूरे हरियाणा से किसान ट्रैक्टर परेड के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। ऐसे में झज्जर से भी किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए। किसान टीकरी बॉर्डर के रास्ते दिल्ली में प्रवेश करेंगे, जिसके लिए दिल्ली पुलिस ने टीकरी बॉर्डर पर बैरिकेड हटा दिए। वहीं झज्जर पुलिस के साथ अर्ध सैनिक बलों और केंद्रीय सशस्त्र बलों के जवानों ने कई तरीके से अभ्यास किया। इस दौरान आधुनिक दंगा नियंत्रण उपकरणों से सुसज्जित होकर जवानों ने अभ्यास किया। वहीं झज्जर जिले के पुलिस अधीक्षक ने खुद आंसू गैस के गोले दागकर अभ्यास किया और जवानों को प्रोत्साहित किया। घरोंडा में नेलो नेता अर्जुन चौटाला ने कृषि कानूनों को रद्द करने और दिल्ली में निकाले जा रहे ट्रैक्टर परेड का समर्थन किया। अर्जुन चौटाला ने कहा कि यह पूरी तरह से किसानों का आंदोलन है, किसी विपक्षी पार्टी की छाप नहीं है। दिल्ली में जाने और प्रदर्शन करने का किसानों को हक है। घरोंडा में अर्जुन चौटाला की अगुवाई में करीब 2 दर्जन ट्रैक्टरों का काफिला गांव से होकर के गुजरेगा। अर्जुन चौटाला ने कहा कि परेड में उनके कार्यकर्ता भी शामिल होंगे, लेकिन पार्टी के झंडे नहीं लगेंगे। नूंह विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी को नूंह से ट्रैक्टर परेड होगी, जो दिल्ली तक पहुंचेगी। चौधरी आफ्ताब अहमद ने कहा कि काले कानूनों के खिलाफ वो किसानों के संघर्ष में साथ खड़े हैं। सिरसा में गांव निजोडला कलां से पहुंची बारात ने किसानों को समर्थन में गाड़ियों पर किसान समर्थित झंडे लगाए। दूल्हे सहित बारातियों ने कपड़ों पर किसान सभा के बैज लगाए हुए थे। दूल्हे के परिवार का कहना है कि उनका परिवार पहले दिन से ही किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है और उनका ये प्रयास दूसरे लोगों को भी प्रेरित करेगा। इस दौरान बारातियों ने किसान एकता के नारे भी लगाए। घरोंडा की बस्ताड़ा टोल पर किसान आंदोलन स्थल पर गतका प्रदर्शन किया गया। हाईवे पर लगातार ट्रैक्टरों के काफिले दिल्ली के लिए रवाना होते हुए दिखाई दिए।
26 जनवरी को दिल्ली में किसान ने ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है और जिसे लेकर के किसानों ने पूरी तैयारी कर ली है। करनाल से 15,000 से अधिक ट्रैक्टर दिल्ली के लिए तरफ रवाना हुए जो सिंघू बॉर्डर पर जाकर के रुकेंगे। और सिंघू बॉर्डर पर गुरु तेग बहादुर कॉम्प्लेक्स में कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू किसानों की भागीदारी के लिए पहुंचे, जहां उन्हें किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। किसानों ने कहा राजनीतिक लोग आंदोलन से दूर रहें। अंबाला की पहली महिला मेयर शक्ति रानी शर्मा चुनाव जीतने के बाद पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। शक्ति रानी शर्मा ने गुरुद्वारा श्री गुरुसागर साहिब जोंगीवाड़ा में पहुंच करके गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव के कार्यक्रम में शिरकत की। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने माथा टेक कर अरदास कराई और इस दौरान शक्ति रानी शर्मा को सरोपा देकर के सम्मानित किया गया। इस मौके पर नीना शर्मा और पार्षद राजेश मेहता को भी सरोपा दिया गया। हरियाणा जनचेतना पार्टी प्रवक्ता राजकुमार गुप्ता के चचेरे भाई राकेश गुप्ता के बेटे ओम प्रकाश पटवारी का निधन हो जाने से परिवार में शोक की लहर। पूर्व केंद्रीय मंत्री और एचजेपी अध्यक्ष विनोद शर्मा ने अंतिम संस्कार में पहुंचकर परिवार के सदस्यों को सांत्वना दी। जानकारी के मुताबिक ओम प्रकाश पटवारी का निधन हार्ट अटैक से हुआ। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने गांव मलेरना के रहने वाले पंचायत समिति के चेयरमैन योगेंद्र यादव को बधाई दी। आपको बताएं कि योगेंद्र यादव के बेटे आनंद यादव के आर्मी में कैप्टन बनने पर उनको बधाई दी गई। मूलचंद शर्मा ने कहा कि आज युवाओं को पढ़ लिख करके अपने जीवन को संवारने के लिए मेहनत करनी चाहिए ताकि भविष्य में वे अपने परिजनों और देश का नाम ऊंचा कर सके। कैप्टन डॉक्टर आनंद बेंस अस्पताल दिल्ली में तैनात है और उनकी पत्नी दीक्षा यादव भी आर्मी में कैप्टन है। इस मौके पर परिवहन मंत्री ने कैप्टन के परिवार को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि कैप्टन आनंद उनके पुराने मित्र योगेंद्र यादव का बेटा है, जिन्होंने खेती कर बच्चों को पढ़ा लिखा करके योग्य बनाया है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने किसानों से अपील की है कि वो गणतंत्र दिवस अपने अपने गांव, शहर, जिला में मनाएं। ऐसा ना हो कि दिल्ली में अव्यवस्था फैल जाए। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में किसानों के पहुंचने पर अव्यवस्था फैल सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस दिल्ली में मनाने की जिद सही नहीं है, इससे किसानों को बचना चाहिए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि गणतंत्र दिवस आंदोलन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। प्रदेश में 1 फरवरी से 8वीं तक के स्कूलों को खोले जाने को लेकर के उन्होंने कहा कि इससे पहले 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले गए थे, जिनमें सब कुछ ठीक रहा। अब 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो नियम 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के दौरान लागू हुए थे, वो सभी नियम लागू रहेंगे। अब लंबा समय हो गया है, बच्चे और अभिभावक भी चाहते हैं कि स्कूल खुले, क्योंकि अब तो कोरोना के केस भी कम होने लगे और वैक्सीन भी आ गई है। सरकार ने जहां 6ठी क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक स्कूल खोलने के आदेश जारी किए हैं, तो वहीं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से सरकार से आग्रह किया जा रहा है कि सरकार नर्सरी से लेकर 12वीं क्लास तक स्कूल खोले। इसके लिए प्राइवेट स्कूल पूरी तरह से तैयार है। रेवाड़ी में 26 जनवरी को होने वाले जिला स्तरीय कार्यक्रम में अहम बदलाव किया गया। गणतंत्र दिवस के इस कार्यक्रम में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा अब तिरंगा फहराने नहीं पहुंचेंगे। रेवाड़ी में होने वाले कार्यक्रम में अब अधिकारी ही ध्वजारोहण करेंगे। बताया जा रहा है कि किसान आंदोलन के चलते यह बदलाव किया गया। पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर के फाइनल रिहर्सल की गई। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने परेड का निरीक्षण किया। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने जिलावासियों से अपील करते हुए कहा कि जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेकर के राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बने और समारोह में राज्य मंत्री अनूप धानक बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। रेवाड़ी में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद 72वें गणतंत्र दिवस से पहले अतिरिक्त उपायुक्त ने परेड की सलामी ली और फुल ड्रेस रिहर्सल का निरीक्षण किया। एडीसी ने कहा कि राष्ट्रीय पर्व को लेकर के सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है और किसान आंदोलन के चलते सुरक्षा के भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ध्वजारोहण करेंगे और इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का भी ध्यान रखा जाएगा। पंचकुला के सेक्टर 5 में पुलिस कमिश्नर सौरभ सिंह ने अधिकारियों और कर्मचारियों की मीटिंग ली और गणतंत्र दिवस के आयोजन को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। पुलिस कमिश्नर ने किसी भी सामाजिक तत्व और संदिग्ध चीज पर नजर बनाए रखने की भी हिदायत दी ताकि कोई भी असामाजिक तत्व अपने मंसूबे में कामयाब ना हो पाए। इस दौरान पुलिस कमिश्नर ने वाहनों की चेकिंग किए बिना नंबर के वाहनों पर विशेष निगरानी रखने, बस स्टैंड और होटलों पर चेकिंग करने के निर्देश दिए और किसान आंदोलन पर नजर बनाए रखने की बात कही।
यमुनानगर में किसानों के आंदोलन को देखते हुए गणतंत्र दिवस समारोह का स्थल बदला गया है। कार्यक्रम तेजली स्टेडियम में ना होकर के पुलिस लाइन में होगा। गणतंत्र दिवस पर किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर के कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। मौके पर 700 जवान तैनात किए गए हैं। गणतंत्र दिवस की पुलिस लाइन में फाइनल ड्रेस रिहर्सल हुई, जिसमें उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने हिस्सा लिया। पंचकुला उपायुक्त ने कहा कि गणतंत्र दिवस को लेकर के जो तैयारियां चल रही है वो संतोषजनक है, इससे भी बढ़िया परफॉर्मेंस होगी। जिला उपायुक्त ने बालिका दिवस की भी देशवासियों और पंचकुला वासियों को बधाई दी और कहा कि सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी काफी कारगर साबित हो रहा है। उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा सेक्टर 5 के परेड ग्राउंड में पहुंचे थे, जहां पर गणतंत्र दिवस को लेकर के फुल ड्रेस फाइनल रिहर्सल आयोजित की गई थी, जिसमें तकरीबन 150 स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। हरियाणा भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने केंद्र के 3 विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों और उनके समर्थकों से अपील करते हुए कहा कि वो हरियाणा में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान मंत्री और नेताओं का विरोध न करें। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि किसान रैलियों और अन्य दिनों में होने वाले कार्यक्रमों में राज्य के मंत्रियों का विरोध जारी रखें, लेकिन गणतंत्र दिवस पर ऐसा न करें। भिवानी में 72वें गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाले जिला स्तरीय समारोह की भीम खेल परिसर में अंतिम रिहर्सल हुई है और रिहर्सल में उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और ध्वजारोहण किया। उपायुक्त ने पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह के परेड के साथ निरीक्षण किया है। उमंग, बुलंद हौसले और मजबूत इरादों के साथ परेड की टुकड़ियों ने शानदार मार्च पास्ट किया और राष्ट्र ध्वज को सलामी देते हुए मंच के सामने से परेड गुजारी। अंबाला में गणतंत्र दिवस के मौके पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। हमेशा से ही सेंसिटिव माने जाने वाले अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। गणतंत्र दिवस के मौके पर कोई खलल न डले, इसके लिए रेलवे स्टेशन पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर समय समय पर डॉग स्क्वाड के साथ भी चेकिंग की जा रही है और स्टेशन पर आने जाने वालों पर संदिग्ध पर कड़ी नजर रखी जा रही है। साईधाम के लगाए गए ब्लड डोनेशन कैंप में पहुंचे फरीदाबाद के डीसी यशपाल यादव ने दावा किया। उन्होंने कहा कि साईधाम जैसे संस्थाओं के साथ फरीदाबाद को बदलने का काम करेंगे। साईधाम के संस्थापक ने कहा कि साईधाम लोगों के उत्थान के लिए इस तरह के काम करता रहता है। शिक्षण संस्थान से लेकर कई तरह के सामाजिक कामों में साईधाम लगा हुआ है। सिरसा में टाउन पार्क के पास राहगीर कार्यक्रम हुआ। लॉकडाउन से पहले राहगीरों को आयोजन होता रहता है, लेकिन कोविड-19 के चलते इसे स्थगित किया गया था। सड़क सुरक्षा थीम पर राहगीर कार्यक्रम करवाया गया, जिसमें स्कूली बच्चों सहित शहर के गणमान्य लोगों ने बढ़ चढ़कर के हिस्सा लिया। राहगीरी में न सिर्फ मनोरंजन किया गया, बल्कि लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में भी समझाया गया। पंचकुला में सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने एक नशा तस्कर को पकड़ने में सफलता हासिल की। सीएम फ्लाइंग ने 273 ग्राम अफीम के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी की पहचान गुरदास के तौर पर हुई, जो पंचकुला के सेक्टर 20 में फतेहपुर गांव का निवासी है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने आरोपी को दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। सिरसा पुलिस ने 71,000 रुपए की नकली करेंसी बरामद की है। मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार भी किया। गिरफ्तार शख्स की पहचान रवि कुमार के रूप में हुई है, जो सूचना का रहने वाला है। सीआईए सिरसा प्रभारी नरेश कुमार ने बताया कि गश्त के दौरान सूचना मिली थी कि शहर के ऑटो मार्केट में एक शख्स जाली करेंसी लिए हुए है और वो जाली नोटों को बाजार में सप्लाई करने की फिराक में है। सूचना मिलते ही टीम हरकत में आ गई और आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई, जिसके बाद आरोपी को 71,000 रुपए की जाली करेंसी के साथ दबोचा गया। सभी नोट 500-500 रुपए के और कुल 142 नोट हैं। करनाल के सेक्टर 9 में 3 बदमाशों ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर के घर में रखे 100 तोले सोना, 5 किलो चांदी और 15 लाख रुपए लूट लिए। बदमाशों ने चाकू और पिस्तौल की नोक पर वारदात को अंजाम दिया। वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। करनाल में सीआईए की टीम ने 2 चेन स्नेचर्स को पकड़ा, जिनमें से 80 वारदातों को खुलासा हुआ। दोनों आरोपी यूपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। उन्होंने करनाल में 4 वारदातों को अंजाम दिया था।
जांच के दौरान पाया गया कि आरोपी आमतौर पर महिलाओं को निशाना बनाते हैं। आरोपी घर पूछने के बहाने गले में चेन डाली खड़ी महिलाओं से नाम और पता पूछते हैं और उसके बाद उन्हें बातों में उलझा करके चेन छीन लेते हैं। रोहतक के खरावड़ बाईपास पर एक महिला की गोली मारकर के हत्या कर दी गई। महिला सांपला की बताई जा रही है। महिला के साथ स्कूटी पर बैठी दूसरी महिला को भी नीचे गिरने से चोट आई है। मृतका के परिजनों ने हत्या का शक महिला के दामाद पर जताया है। परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में जनवरी के आखिरी दिन तक ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं। मौसम विभाग के मुताबिक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मौसम बदल रहा है। दिल्ली एनसीआर में सुबह के समय कोहरा छाया रहा, जिससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई, जिससे ठंड और बढ़ी। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान समेत भारत के कुछ राज्यों में अगले 2 से 3 दिन में शीतलहर के कारण बढ़ने का अनुमान है, ठंड बढ़ने का अनुमान है और साथ ही घने कोहरे की भी संभावना है। दिल्ली को शीतलहर से मामूली राहत मिलती हुई जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन सुबह के वक्त कोहरे की चादर देखने को मिल रही है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी से वाहनों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। दिल्ली में कुछ जगहों पर सुबह के समय विजिबिलिटी 100 मीटर दर्ज की गई और पश्चिम और उत्तर प्रदेश से चलने वाली हवाओं से दिल्ली में ठिठुरन बढ़ने लगी है और तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 27 जनवरी तक उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर चलने का अनुमान है, जिससे तापमान में एक बार फिर से गिरावट आने के साथ ठंड बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा कि अगले 4 से 5 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाया रहेगा। आगामी 2 से 3 दिन के दौरान बिहार, उत्तर मध्य प्रदेश में भी कोहरा छाया रहेगा। अंबाला में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। एक सप्ताह मौसम ठीक रहने के बाद बारिश होने से अंबाला में घने कोहरे की चादर छाई रही। आधा दिन बीत जाने के बाद भी अंबाला में धुंध का मौसम बना रहा। धुंध की वजह से सड़क पर चलने वाले वाहनों की रफ्तार भी धीमी पड़ती हुई नजर आई। हरियाणा में कोरोना के 128 मामले आए सामने। कुल मरीजों की संख्या हुई 2,67,000 के पार। कोरोना के चलते अब तक 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत। गुरुग्राम में कोरोना के 39 नए मामले आए सामने। 35 कोरोना मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया है और अब तक कोरोना के कारण 352 लोगों की मौत हो चुकी है। फरीदाबाद में कोरोना के 22 नए मामले सामने आए हैं। 36 कोरोना मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया है। 412 कोरोना मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। सोनीपत में कोरोना का एक भी नया मामला सामने नहीं आया, जबकि 10 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। आपको बताया कि 84 लोगों की अब तक कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। हिसार में कोरोना का एक मामला सामने आया। 6 लोगों को ठीक होने की भी खबर। तो वहीं अंबाला में कोरोना के 6 नए मामले आए सामने। 6 मरीज ठीक भी हुए। कोरोना के कारण 144 लोगों की जान भी जा चुकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर चुनाव आयोग के योगदान की तारीफ की। पीएम ने ट्वीट कर लिखा, मतदाता दिवस युवाओं को मतदाता बनाने के लिए प्रेरणा का दिवस है। लगभग 2 महीने के बाद भारत और चीन के मिलिट्री कमांडर के बीच एक बार फिर बातचीत हुई। चीन की मोल्डो दोनों देशों के मिलिट्री कमांडर के बीच बातचीत हुई है, जो करीब 9 घंटे तक चली है, जो रविवार रात 2:30 बजे खत्म हुई। इससे पहले दोनों देशों के बीच 6 नवंबर को सैन्य वार्ता हुई थी। हर बार की तरह इस बार भी बैठक में विदेश मंत्रालय का एक प्रतिनिधि मौजूद रहा।